हेलो साथियों, आज हम बंगाल के नवाब के बारे में चर्चा करते हैं क्योंकि बंगाल के नवाब के बारे में हम देखते हैं उसकी आधार कैसे थी। क्योंकि 18वीं सदी के जो है समय में या उस दौरान में देखते हैं कि मुगल साम्राज्य और उसकी राजनीतिक व्यवस्था बहुत ही खंडर हो चुकी थी और बड़ी संख्या में उसी समय बहुत बड़ी संख्या में स्वतंत्र और अर्ध स्वतंत्र शक्तियां जो है उठ खड़ी हुई थी। इसमें कुछ राज्यों ने जो है उत्तराधिकार वाले राज्य भी कहा जा सकता है, जैसे अवध हो गया, हैदराबाद और बंगाल। तो मुगल साम्राज्य की जो केंद्रीय शक्ति है उसकी कमजोर होने पर मुगल प्रांतों के गवर्नरों ने भी जो है स्वतंत्र होने का दावा करने से जो है इन राज्यों का जन्म हुआ था। दूसरी और हम देखते हैं कि अफगान, मराठा, जाट, पंजाब ये सब राज्यों का भी जन्म हुआ। मुगल शासन के खिलाफ बहुत सारे सरदारों ने भी, जमींदारों ने भी और किसानों के विद्रोह के कारण भी जो है मुगल साम्राज्य का अंत हुआ था। तो इस तरह से जो है कई रियासतों में बाद में जो है जो बदला। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि बंगाल के नवाब के बारे में कि मुर्शिद कुली खां। ये मुर्शिद कुली खां कौन थे? ये 1717 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार बना था। और इससे पहले देखते हैं इस बंगाल का वास्तविक शासक भी जो है यही थे, मुर्शिद कुली खां, क्योंकि 17 ईस्वी से ही जो है उसे जब दीवान बनाया गया था बंगाल का। तो यहाँ हम देखते हैं कि 1719 में उड़ीसा को भी इन्हीं अपने अधीन में कर लिया था। मुर्शिद कुली खां जो था वह 1704 ईस्वी में जो है राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद भी ले आया था इन्होंने। इनके समय में हम देखते हैं कि बंगाल के जमींदारों में बहुत सारे बगावतें होती रहती थी, इन्होंने शांत कर रखा था। लेकिन इनके शासन काल में जो 3 मुख्य विद्रोह हुआ था। जो पहला जो है सीताराम राय, उदय नारायण और जो है गुलाम मोहम्मद ने किया था, और दूसरा सुजात खां, और जो है इसी तरह जो है तीसरा जो था वह सुजात खां के बाद जो है नजात खां। तो ये विद्रोह हुआ था। तो इन सभी को पराजित करने के बाद ही इन सभी को पराजित करने के बाद सारी जितनी भी सब जमींदारियां थी सभी अपने विश्वास पात्र यानी कृपा पात्र रामजीवन को दे दिया था। तो मुर्शिद कुली खां ने जो है वित्तीय मामलों का प्रबंध जो है नए सिरे से किया, और इसके बाद राजस्व में भी सुधार किया। बंगाल का जो इस तरह से सुधार करने के बाद देखा जाए तो बंगाल का जो वार्षिक राजस्व जो था वो टैक्स जो उसका आय होती थी 80 लाख रुपये हो गया। इन्होंने भू राजस्व में देखते हैं बंदोबस्त के माध्यम से जो है एक जागीर, बड़े बड़े जो जागीर भूमि को जो है एक बड़े को जो है उन्हें खालसा भूमि में परिवर्तित किया था, और साथ साथ इजारेदार व्यवस्था जो ठेके पर राजस्व वसूल करने की जो व्यवस्था थी इन्होंने लागू किया था। इसने जो है किसानों और जमींदारों की आर्थिक जो है ठीक करने का बहुत ही प्रयास किया। किसानों को लेकर गरीब किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए ये समय समय पर भू राजस्व को जो है देने में सामर्थ्य बनाने के लिए एक तकावी ऋण भी जो है व्यवस्था किया, जो किसानों को जो है सहायता पहुंचाने के लिए। इन्होंने जो है जमींदारों किसानों से जो है लगान की जो वसूली की जो निर्देशता के साथ किया था। लेकिन के सुधारों के परिणाम स्वरूप देखते हैं कि इनके समय में पुराने जमींदारों को जो है बाहर किया सबको, और उनकी जगह नए नए लोगों को जो लागू किया, जो इजारेदार व्यवस्था के रूप में रखा इन्होंने। इसलिए इन्हें बंगाल में एक नई जमींदारी पर जो है आधारित कुलीन वर्ग का जनक भी माना जाता है मुर्शिद कुली खां को। और मुर्शिद कुली खां बादशाह द्वारा सीधे तौर पर जो है नियुक्त होकर ये अंतिम गवर्नर था, या अंतिम जो है ये सूबेदार था, नवाब था। तो आइए हम देखते हैं मुर्शिद कुली के बारे में, इसी के बारे में, क्योंकि 1700 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान बनाया गया था। ये औरंगजेब के द्वारा 1717 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार या नवाब बना इन्होंने, और अपने आप को केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त होकर बंगाल में शांति व्यवस्था कायम किया। बहुत ही केंद्रीय शक्ति मुगल बादशाह से यानी केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त होकर के और बंगाल में शांति व्यवस्था कायम करने का पूरा प्रयास किया। इसी तरह उड़ीसा को भी बंगाल में मिला लिया, और साथ साथ देखते हैं इन्होंने इजारेदार व्यवस्था लागू किया, जो ठेके पर जो राजस्व वसूल करने की जो व्यवस्था थी उन्होंने किया। इसकी अपनी राजधानी जो है ढाका था पहले, तो ढाका से ये मुर्शिदाबाद ले आया। इसी समय में जो है 3 मुख्य विद्रोह हुआ था। पहला विद्रोह क्या था? सीताराम राय, उदय नारायण राय और गुलाम मोहम्मद का। दूसरा था सुजात राव, और तीसरा नजात खां। तो ये इन सभी को दमन करके मुर्शिद कुली खां ने इन लोगों की जमींदारी जितना था सब ले करके उनसे और रामजीवन को दे दिया। और इसके बाद जो है
1727 ईस्वी में क्या होता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी इनकी उपलब्धियां क्या थी, खालसा भूमि में बढ़ोतरी की, जो सरकारी संरक्षण में जो भूमि होती है उसमें बढ़ोतरी किया था। वित्तीय मामलों को भी प्रबंध नए सिरे से करवाया। बंगाल का वार्षिक राजस्व कितना 80 लाख रुपए तक बढ़ गया था। और बड़े बड़े जो जागीर भूमि को जो क्या क्या खालसा में परिवर्तन किया और इजारेदारी व्यवस्था में लागू किया। उसी तरह हम देखते हैं कि इनके शासनकाल के बाद देखते हैं सुजाउद्दीन आते हैं, जो 1727 से 1739 तक रहते हैं। मुर्शिद कुली खां के क्या कौन थे, दामाद थे सुजाउद्दीन। और बंगाल में बिहार को इन्होंने ही मिलाया था, यानी बिहार को मिलाने वाला सुजाउद्दीन था। और उड़ीसा को मिलाने वाला कौन था, मुर्शिद कुली खां ने मिलाया था। इनके समय में ज्यादा कोई खास विशेष नहीं हुआ। इसके बाद हम देखते हैं सरफराज खां। तो सरफराज खां जो 1739 में कुछ ही दिन तक ही रहे थे, तो सुजाउद्दीन का पुत्र था ये, और 1739 में नवाब बना। और अलीवर्दी खान ने जो है इनकी हत्या कर स्वयं बंगाल का जो है नवाब बना था अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान जो इस समय बिहार का क्या था, डिप्टी गवर्नर था। और इनका साथ कौन देने वाला था, जगत सेठ और हाजी अहमद खान ने दिया था अलीवर्दी खान को। तो ये अलीवर्दी खान के बारे में हम देखते हैं कि अलीवर्दी खान ने जो 2 करोड़ रुपये नजराना देकर मुगल सम्राट की अनुमति प्राप्त की थी। लेकिन अलीवर्दी खान ने जो है प्रांतीय प्रशासन के सभी प्रमुख पदों पर जो है स्वयं नियुक्ति उन्होंने किया था। इसके लिए जो है मुगल दरबार की अनुशंसा लेने की कोई प्रयास भी नहीं किया। इन्होंने स्वतंत्र होकर जो है नियुक्तियां की अपने जितने भी पदाधिकारियों को। इन्होंने राजस्व प्रशासन की जो देखभाल जो के लिए जो है मुंसिफ, अमीर, स्थानीय जितने दीवान हैं, बड़ी संख्या में जो है इन्होंने जो है नियुक्तियां किया था। साथ साथ हिंदुओं की नियुक्ति की थी बहुत सारे। अलीवर्दी खान के समय में देखते हैं इनके इन्हीं के समय में दिल्ली भेज जाने वाला जितना भी नियमित रूप से जो नजराना जाता था वो भी जो है बंद कर दिया था। अलीवर्दी खान ने जो अंतिम वर्षों में वार्षिक नजराने जो भुगतान जो बंद कर दिया था, जहां सुजाउद्दीन ने क्या किया था, प्रति वर्ष 1 करोड़ रुपए वार्षिक भेजता था। अलीवर्दी खान जो 15 वर्षों में लगभग जो है 40 लाख से 50 लाख रुपए तक ही भेजे थे इन्होंने। तो सामान्य रूप से जो वार्षिक राजस्व की जो वसूली है उसके प्रांतीय अधिकारियों से जो नियुक्ति के माध्यम से जो है केंद्र प्रांत पर अपना नियंत्रण रखता था। ये दोनों ही माध्यम जो है अलीवर्दी के शासनकाल से ही जो है समाप्त हो चुका था। तो अलीवर्दी खान ने जो 1742 से लेकर जो है 51 ईस्वी के बीच में जो है मराठों से भी जो है 2-3-4 बार की बहुत बार जो है बंगाल पर आक्रमण होने लगा था। और अलीवर्दी खान जो है रोकने में बहुत असफल हुआ, बहुत परेशानियां उन्हें उठानी पड़ी। अंततः 1751 ईस्वी मराठों से संधि करना पड़ा उन्हें। और इस संधि के तहत जो है 12 लाख रुपये सालाना जो है चौथ देने के लिए राजी हुआ। और मराठों को जो है उड़ीसा इस शर्त पर भी दे दिया कि फिर से वो अलीवर्दी खां के जो सीमा क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेंगे। तो मुस्तफा खान नामक एक अफगान ने भी 1748 में पटना पर भी कब्जा कर लिया था और खूब लूटा था पटना को। लेकिन अलीवर्दी खान ने जो फिर से जो है वहां पटना जाकर उसे पराजित किया, पटना पर पूरे अधिकार किया और सफल रहा। तो आइए हम लोग देखते हैं अलीवर्दी खान के बारे में कि 1740 से 56 कार्य कर रहा। बंगाल का नवाब बनने के बाद वह अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से जो है 2 करोड़ रुपए दिए और उसे पुष्टि प्राप्त भी किया था। एक प्रमाण होती है पुष्टि, तो वो पुष्टि प्रमाण पत्र भी इन्हें प्राप्त किया था और 2 करोड़ रुपए देकर। इसके बाद देखते हैं अलीवर्दी खान जो है अधिकांश मराठों से युद्ध होती रहती थी तथा खर्च भी अधिक होने लगी थी। अंतिम रूप से 1751 में मराठों से समझौता करना पड़ा और चौथ का अधिकार देना पड़ा। तो अलीवर्दी खान को काल का जो है स्वर्ण काल कहा जाता है। आखिर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने कृषि, व्यापार, वाणिज्य पर बहुत ध्यान दिया था और इन्होंने जो है संपूर्ण भूमि को माप करवाया था, पैमाइश करवाया था और राजस्व का पूरी तरह से निर्धारण भी किया था, टैक्स का। तो इसीलिए जो है इनके समय का जो है स्वर्ण काल कहा जाता है। तो इनकी मात्र कोई पुत्र नहीं था, इनकी 3 पुत्रियां ही मात्र थी। 3 पुत्रियां कौन थी? पटना के एक अमीना बेगम थी और ढाका के जो गवर्नर था घसीटी बेगम और पूर्णिया के गवर्नर शौकत जंग। सिराजुद्दौला जो थे उनकी मां थी अमीना बेगम और मौसी थी ये घसीटी बेगम और सिराजुद्दौला का मौसेरा भाई यानी शौकत जंग था, याद रखेंगे। तो
इसके बाद हम देखते हैं कि 1756 में जो है अलीवर्दी खां की जो मृत्यु हो जाती है और इनका उत्तराधिकारी कौन बनता है, मिर्जा मोहम्मद, जिसे सिराजुद्दौला बनता है, क्योंकि उसे उत्तराधिकारी भी पहले से ही बना के घोषित किया था, क्योंकि इनका कोई पुत्र नहीं था। तो अमीना बेगम की जो लाडला जो था, इन्हें बचपन से अपने गोद ही ले लिया था नाना उसको, यानी इसको अलीवर्दी खां को अलीवर्दी खां ने। तो अलीवर्दी खां जो था तो उत्तराधिकार घोषित पहले कर चुका था, और इसी को लेकर जो है फिर बाद में षड्यंत्र जो है ये घसीटी बेगम, शौकत जंग और जो बंगाल के बड़े बड़े जो थे धनी लोग थे और अंग्रेजों से मिले थे। बाद में अगले क्लास में बताएंगे सिराजुद्दौला के बारे में, जो प्लासी की लड़ाई और बक्सर की युद्ध कैसे हुआ इसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक क्लास यहीं समाप्त करते हैं।